इस लेक्चर्स में हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास दो मीडियम हैं, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पर है और मीडियम 2 जो है वो राइट साइड पर है। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। इन दोनों मीडियम्स को जो मीडिया है इनको जो सेपरेट कर रहा है यानी जुदा कर रहा है जो सरफेस, वो सरफेस ये वाली सरफेस है। अब ये सरफेस जो कि इन दोनों मीडियम्स को जुदा कर रही है, तो इस सरफेस के इस साइड पे लेफ़्ट साइड पर मीडियम 1 है और राइट साइड पर मीडियम 2 है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का वो स्मॉलर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 के, और उसका जो मीडियम 2 है उसका ग्रेटर है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मीडियम 1 के अंदर पड़ा हुआ है और वो इस सरफेस के फ्रंट के ऊपर है। इस ऑब्जेक्ट को हमने ओ का नाम दिया है और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो मीडियम 2 में हो रहा है, और जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को हमने आई का नाम दिया है। इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि पी है, और इस इमेज का जो सरफेस से डिस्प्लेसमेंट है वो इमेज डिस्टेंस है जो कि हमारे पास क्यू है यहाँ पर। तो अब चूँकि लाइट रेज जो हैं स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की में एंटर हो रही हैं, तो उनकी जो बेंडिंग है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, और ये सारी लाइट रेज, ये हमने पैरा एक्सियल लाइट रेज जो हैं वो सपोज की हैं, पैरा एक्सियल लाइट रेज। ये इस ऑब्जेक्ट से पैराएक्सियल लाइट रेज आ रही हैं, सरफेस पे पड़ने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही हैं, और उसके बाद फिर ये चूँकि नॉर्मल पे बेंड होने के बाद ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, जो पॉइंट जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है, और वो पॉइंट है हमारे पास आई। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारे पास ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का जो सरफेस है डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। इसी तरह इस पॉइंट का यहाँ पर ये डिस्टेंस भी जो है वो भी हमारे पास आर ही होगा। तो यहाँ पर हमने 5 लाइट रेज जो हैं वो कंसीडर की हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये सरफेस से पड़ने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही हैं, और बेंड होने के बाद जो ये इस एक पॉइंट आई के ऊपर जो है वो मीट कर रही हैं जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। अब अगर हम स्नेल्स लॉ को देखें, चूँकि रिफ्रैक्शन हो रही है और हम स्नेल्स लॉ को देखें, तो स्नेल लॉ की ये फॉर्म है हमारे पास, स्नेल्स लॉ जो कि n1 sin थीटा 1 है इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट से जो कि इस सरफेस के सामने है, कर्व सरफेस के सामने है, हम सिर्फ एक लाइट रे को कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट O से एक लाइट रे इस तरह जाके इस पॉइंट P के ऊपर जो है वो इस कर्व सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, और उसके बाद फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल चूँकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस पॉइंट I के ऊपर जाके मीट कर रही है। तो ये मैंने लाइट रे जो है, जो आपको पाथ जो है उसको रिट्रेस किया है। अब ये लाइट रे जो हमने कंसीडर की है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इन दोनों के दरमियान जो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, जो कि और उसको फिर हमने पी में कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने P कह दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने Q कह दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है सरफेस से उसको हमने R कह दिया। तो अब अगर हम सिर्फ एक सिंगल रे कंसीडर करें जो ऑब्जेक्ट से आके पॉइंट P के ऊपर फॉल कर रही है, ये अल्फ़ा एंगल बना रही है सर, इसके इस लाइन के साथ ये अल्फ़ा एंगल बना रही है, और इस पॉइंट P के ऊपर जो नॉर्मल है वो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, इसके साथ वो थीटा 1 एंगल बना रही है, और रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रे जो है वो इस नॉर्मल के साथ थीटा 2 एंगल बना रही है, और ये जो लाइन इमेज और ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन कर रही है इसके साथ वो गैमा एंगल बना रही है। अब
इस पॉइंट P का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर हम किसी एक डॉटेड लाइन से जो कि नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, अगर इसको हम ज्वाइन करें तो इसका जो एंगल बन रहा है इस लाइन के साथ वो हमारे पास बीटा है। तो ये तो हमारे पास ज्योमेट्री आ गई। और n1 जो है वो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 जो है वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और कंडीशन क्या है, n1 इज़ स्मॉलर देन n2। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास ये होगा। अब हम कहते हैं कि एंगल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल है, यानी θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। अब हम अगर एंगल्स को बहुत स्मॉल कहते हैं और अगर एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो एंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन थीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा थीटा के, अगर एंगल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हों। तो अब हमारा स्नेल्स लॉ जो है वो साइन θ1 की जगह हम इसे क्या कह देंगे, जस्ट θ1। इसी तरह साइन θ1 हमारे पास θ1 के इक्वल हो जाएगा, साइन θ2 जो होगा अप्रॉक्सीमेटली θ2 के इक्वल हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ की ये जो फॉर्म है हमारे पास वो मॉडिफाई होके ये फॉर्म बन जाएगी। अब चलें, अब हम ज़रा एंगल्स को देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा एंगल्स भी हैं। अब अगर मैं दो ट्राइंगल्स कंसीडर करूं, एक OPC ट्राइंगल्स कंसीडर करूं, यानी ये वाली ट्राइंगल OPC, ये वाली ट्राइंगल अगर मैं देखता हूं, ट्राइंगल OPC, तो उसके अंदर आप देखें कि ये जो साइड है इसके साथ एक θ1 एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रही है और इसके बाहर जो एक्सटर्नल θ1 एंगल है। तो मैथ के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है किसी भी ट्राइंगल के केस में। तो हमारे पास ये चूँकि ट्राइंगल OPC है, इसका θ1 एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फ़ा और बीटा जो है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो θ1 जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के सम के इक्वल होगा इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से। अब हम दूसरी ट्राइंगल देखते हैं PIC, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल हम क्या देखते हैं, PIC। I पॉइंट हमारे पास ये है, C पॉइंट ये है, P ये है, तो ये हमारे पास PIC जो है, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया रेड से, PIC। तो दूसरी हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो PIC ट्राइंगल बन रही है। इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो अब की बार क्या है, अब की बार वो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बीटा है, ठीक है। अब PIC के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा है। तो बीटा के अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, θ2 और गैमा। तो बीटा इज़ इक्वल टू θ2 प्लस गैमा। तो अब अगर मैं θ2 को थोड़ा सा रीअरेंज करूं इस इक्वेशन को, तो ये बीटा माइनस गैमा के फॉर्म में हमारे पास आता है। इसको ये जो मेरे पास θ1 और θ2 की वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ मैं किस में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो n1 के साथ θ1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2, θ2 हमारे पास क्या है, बीटा माइनस गैमा। तो अब ये n1 अल्फ़ा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गैमा। चलें, अब ये आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये n1 अल्फ़ा प्लस कर दें तो ये n2 गैमा हो जाएगा, ये वाली इस साइड पर आके प्लस हो जाएगी n2 गैमा, और जिसमें बीटा है तो वो बीटा को वाली टर्म्स ज़्यादा कर लें तो ये n2 बीटा माइनस n1 बीटा, ये वाली टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी। इसमें से बीटा कॉमन ले लें तो ये n2 माइनस n1 जो है हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अब ज़रा अगर आप डायग्राम को देखें तो हम इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर, जिस लाइन ने ऑब्जेक्ट O को और इमेज I वाले पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास t है। तो अब अगर हम ज़रा ज्योमेट्री को गौर से देखें तो हम देखते हैं कि जो एंगल बीटा है, अब उसके लिए हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी और इसी तरह हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन जाएगी जिसमें एंगल अल्फ़ा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक तीसरी ट्राइंगल हमारे पास ये वाली बन जाएगी गैमा के लिए। चलें, सबसे पहले मैं अल्फ़ा को देखता हूँ। अल्फ़ा के लिए मेरे पास ये वाली ट्राइंगल है,
तो मैं ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ये वाली जिसको अब मैं रेड कलर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, d, तो d आ गया, और बेस हमारे पास क्या है, p। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, हम अज्यूम करते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली p के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो tan अल्फ़ा एंगल चूंकि बहुत स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा है, और फिर ये फर्दर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d ओवर p है। इसी तरह tan बीटा जो है वो चूँकि बहुत स्मॉल है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा बीटा के, और यहाँ पर d ओवर r के इक्वल है उसके। tan बीटा के लिए हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, tan बीटा के लिए हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो अब ये r थोड़ा सा बड़ा है इसकी इस बेस से, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है गैमा के लिए, tan गैमा चूँकि एंगल बहुत स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेटली एंगल अप्रोक्सीमेशन से गैमा के इक्वल आएगा, और जो कि गैमा है वो किसके इक्वल आएगा, tan ओवर d ओवर q के इक्वल आएगा। ये हमारे पास ट्राइंगल बनेगी गैमा के केस में। तो ये d ओवर q, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हम उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये q के इक्वल है। अब अगर हम गैमा की जगह d ओवर q पुट करें, बीटा की जगह d ओवर r पुट करें, अल्फ़ा की जगह d ओवर p पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म लेगी। अल्फ़ा की जगह d ओवर p आप पुट करके देख लें ये वैल्यूज़। चले यहाँ पर मैं ये पुट करके देखता हूँ, n1 कर दें, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, d ओवर p है, प्लस n2, गैमा हमारे पास क्या है, d ओवर q है, फिर इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और बीटा हमारे पास क्या है, d ओवर r है। इसको अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो, और d से ये देखें d यहाँ से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n1 ओवर p प्लस n2 ओवर q इज इक्वल टू n2 माइनस n1 ओवर r। अब यहाँ पर भी अगर आप d को कैंसिल किस तरह करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर तो d ऑलरेडी है, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। अब आप देखें कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स p, q और r के टर्म्स में है। तो ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट से हम p को भी कैलकुलेट किया, p हमारे पास क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, p हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये p जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और q जो है हमारे पास क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है। और r हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ गया। चलें अभी हमारे पास जो कि रिलेशनशिप आ गया, हम ज़रा साइन कन्वेंशन देखते हैं। कोई भी रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस जो हैं उसके लिए हमारे पास जो साइन कन्वेंशन हैं वो क्या होंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट लोकेशन जो कि P है वो पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द सर्फेस। अगर हमारे पास कोई भी सर्फेस है तो इस साइड को हम फ्रंट कहेंगे और इस साइड को हम बैक कहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कर्व सरफेस है, तो उसके फ्रंट पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसकी बैक साइड पे पड़ा हुआ है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो रियल के लिए प्लस साइन है, पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल के लिए नेगेटिव साइन होगा। इस तरह इमेज जो है इज़ इन द बैक ऑफ द सरफेस, सरफेस की अगर बैक पर होगा तो इमेज रियल होगा, और अगर इमेज जो है वो सरफेस के फ्रंट के ऊपर होगा तो वो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। इसी तरह इमेज जो अगर अपराइट होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो
बैक ऑफ द सरफेस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है फ्रंट ऑफ द सरफेस जो होगा वो नेगेटिव होगा। चलिए अब हम फ्लैट सरफेसेस, ये तो हमने देखा था कर्व सरफेसेस से रिफ्रैक्शन। अब हम ज़रा फ्लैट सरफेसेस से रिफ्रैक्शन जो है उसको स्टडी करते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये फ्लैट सरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रही है और यहाँ पर हमने इस साइड पर इस सरफेस के मीडियम 1 है और इस साइड पर इसके मीडियम 2 है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, n1 जो है वो ग्रेटर है n2 से, ये हमारे पास कंडीशन है। तो अब नॉर्मल से अवे जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में लाइट रे एंटर हो रही है, तो जब ये नॉर्मल से अवे रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस तरह डाइवर्ज हो जाएंगी लाइट रेज जो हैं, ये 4 लाइट रेज। और ये अगर हम इनको बैक पर थोड़ा सा करें, एक्सटेंड करते हैं हर लाइट रे को, तो ये एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं जो कि ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगा जो कि आई होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा सरफेस से वो क्यू होगा और ये पी होगा। तो अगर इसके लिए हम देखते हैं अब फ्लैट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या वैल्यू होगी। जो फ्लैट सरफेस होती है उसके लिए आर जो होता है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्फीयर का जो पार्ट होता है, ये सरफेस जो है जिसका आर जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाता है। अगर हम आर को इन्फिनिट कंसीडर करें तो अगर आर इन्फिनिट है तो हमारे पास n2 माइनस n1 ओवर आर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी तो इसमें ये जो पार्ट है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो के इक्वल हम इसे लिख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन जो होगी n1 ओवर p प्लस n2 ओवर q इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये n माइनस n2 ओवर q हो जाएगा और यहाँ से q जो आएगा माइनस n2 ओवर n1 इंटू p। तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। पहले हमारे पास जो रिलेशन आया था वो ये था जो हमने कर्व सरफेस के लिए लिया था। इसमें आप देखें p, q और r सारे पॉजिटिव में हैं, नेगेटिव में नहीं हैं, तो इसलिए इमेज जो था वो भी रियल था, ऑब्जेक्ट जो था वो भी रियल था। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो फ्लैट सरफेस के लिए हमारे पास रिलेशन आया, इसके अंदर इमेज अगर पॉजिटिव लिया हुआ है इमेज अगर पॉजिटिव क्यूज है उसके लिए, तो ऑब्जेक्ट के का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में अब आ गया। ये देखेंगे नेगेटिव है यहाँ पे। तो इस वजह से अब जो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट तो रियल होगा तो इमेज जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो फ्लैट सरफेसेस के केस में हमारे पास क्या बनेगा, वर्चुअल इमेजेस बनेंगे। ऑब्जेक्ट जो है अगर हम उसे रियल कंसीडर करें, तो अगर हमारे पास कंडीशन इससे अब उल्टी हो जाए, यानी हमारे पास हम कहें कि जो मीडियम n1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर है मीडियम n2 से, तो फिर क्या होगा, तब लाइट रे जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही होंगी फ्लैट सरफेसेस से। तो अब इनकी जो अब की बार जो इमेज बनेगा वो देखें, ये सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान में इमेज बन रहा है। तो जब ये केस आ जाएगा तो तब इमेज जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड पर यानी इस साइड पर कहीं जाकर बनेगा, क्योंकि अब जो लाइट रे है वो इस नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी तो बेंडिंग जो होगी उसकी, तो वो एक्चुअल पाथ अगर ये है तो वो इधर को आएगी। तो ये बहुत दूर जाके जो है वो किसी इस पॉइंट के ऊपर ये हर पॉइंट से लाइट रे जो है वो जाकर मीट करेगी, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड पर बनेगा, लेकिन इमेज होगा जो है वो वर्चुअल ही। तो हमारे पास अगर यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जब भी फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन के थ्रू जो भी इमेजेस बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वर्चुअल इमेजेस होंगे। हमारे पास क्या आएंगे, फ्लैट सरफेस से जितने भी इमेजेस बनेंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, वर्चुअल होंगे। इमेजेस जो बनेंगे वो वर्चुअल होंगे। हाँ, अगर कंडीशन होगी n1 इज़ ग्रेटर देन n2 तो इमेज जो होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस होगा। इमेज इज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। और अगर n1 इज स्मॉलर देन n2 होगा तब इमेज तब ऑब्जेक्ट इज तो इमेज जो होगा, इमेज इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट।
यानी इमेज जो है उसकी लेफ़्ट साइड यानी यहाँ पर बनेगा। ये तो था हमारा आज का लेक्चर।